बच्चों, आज हम 9th मैथ में हमने संख्या पद्धति का एक पार्ट किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो जैसे कि हमने देखा, हमने प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि कुछ अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे मान लेते हैं हमें एक अपरिमेय संख्या को, जिसे कि हम अंडरवुड में व्यक्त कर सकते हैं, और यहाँ की एक ऐसी संख्या को दर्शाता है जो पूर्ण वर्ग नहीं, जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो। तो एक परिमेय, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे एक वास्तविक संख्या, क्योंकि इसमें हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों एक ही प्रकार से रखते हैं। तो यहाँ हम यदि किसी एक परिमेय संख्या को या वास्तविक संख्या को दूसरी वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं, तो हम इसे इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं, √a गुणा b। इसी प्रकार यदि हमें दिया हुआ है √a/b, उसको हम √a/√b लिख सकते हैं। ऐसे ही √a को यदि √a से गुणा किया जाए तो हमें a प्राप्त होगा। मतलब कि यदि किसी वास्तविक संख्या को उसी वास्तविक संख्या से गुणा किया जाए तो √ का चिन्ह हट जाता है। ये जो चिन्ह हम यूज कर रहे हैं, इस चिन्ह को हम कहते हैं करणीय या वर्गमूल, और इंग्लिश में हम इसे स्क्वायर भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट। इस चिन्ह का अपना एक महत्व होता है। इस चिन्ह में हम मुख्य रूप से इस चिन्ह के साथ 3 प्रकार से संख्याओं को लिखते हैं। पहले इसके गुणनफल में, दूसरा हम इस चिन्ह के साथ यहाँ पर संख्या लिखते हैं, और तीसरी इसके अंदर। तो इसके गुणनफल में जो संख्या लिखी जाती है हम इसे बोलते हैं करणीय गुणांक। और ये जो संख्या है जिसे हम n से प्रदर्शित कर रहे हैं, अब n के स्थान पर यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कम से कम 2 यहाँ होता है। यदि यहाँ 2 होता है तो हम उसे लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है √a। इसका अर्थ ये है कि यहाँ 2, इस 2 को हम कहते हैं करणीय घात। तो करणीय घात को हम हमेशा यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ n किसको प्रदर्शित कर रहा है? करणीय घात। और n यहाँ पर प्रदर्शित करता है मूल संख्या, मूल संख्या को। अर्थात हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये करणीय का आधार है। करणीयों के गुणनफल की कुछ शर्तें होती हैं। करणीयों का गुणा करते समय या उनका भाग करते समय हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। पहले आप इसे नोट करें और फिर आगे देखें।
जब हम एक करनी को दूसरी करनी से गुणा करते हैं तो हमें ये देखना है कि उनकी घातें समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ m तो यहाँ भी m होना चाहिए। इस स्थिति में तो हम इनका गुणा कर सकते हैं, अन्यथा हम इनका गुणा नहीं कर सकते। यदि ये घातें अलग अलग हैं तो करणियों को गुणा नहीं किया जा सकता। अब इनकी घातें समान होने की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इसका आधार a और इसका आधार यदि b है तो हम कह सकते हैं करणीय घात m a गुणा b। ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये है कि यदि हमें किसी संख्या को अर्थात करनी के अंदर लिखी हुई संख्या जिसे हम आधार कहेंगे, उसे यदि हमें करनी से बाहर निकालना है यानी कि करनी चिन्ह हटाना है तो उसके लिए ये शर्त होती है कि इस संख्या की घात करनी घात के बराबर होनी चाहिए। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आपने पहले इस पर शायद ध्यान न दिया हो। तो यहाँ ध्यान से देखें, जैसे कि हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे 9 का वर्गमूल हम निकालते हैं तो पहले हम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 या 9 फिर 3 एकम 3, तो हम कहेंगे कि भाई 9 का वर्गमूल हो गया 3 प्लस माइनस 3। अब इसे थोड़ा करनी के साथ समझते हैं। यहाँ 3 गुणा 3, भाई 9 के गुणनखंड हो जाते हैं √9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर यदि कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो यहाँ पर 2 होता है। तो इस स्थिति में करनी घात कितनी है? 2। और ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई 3 गुणा 3, तो 3 की घात 1 और 3 की घात गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 1 और 1 2, 3 की घात हो गई 2। अब 3 की घात भी 2 मतलब कि आधार की घात 2 और करनी घात भी 2, तो हम कह सकते हैं कि इस घात से करनी कैंसिल हो गई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 3, जिसे हम 9 का वर्गमूल कहते हैं। ये बहुत साधारण सी चीज है, वर्गमूल निकालना आप शायद जानते होंगे सभी, लेकिन कई बार समस्या आती है बड़ी संख्या। जैसे हमें दे दिया जाए कि करनी घात 5 और संख्या दी हुई है √32। अब आप क्या तो हमें समझ नहीं आता कि इस स्थिति में हम क्या करें। तो जैसे कि मैंने बताया, पहले 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1। तो हमें प्राप्त हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 5 बार 2 प्राप्त हुआ। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। 32 को 2 की घात 5 लिखा जा सकता है। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई करनी घात कितनी है? 5। आधार की घात कितनी है? 5। तो ये घात इस करनी को कैंसिल कर देती है और हमें उत्तर प्राप्त होता है। ऐसी चीजों का ध्यान दें। क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज मिलेंगे। चलिए, तो इसी प्रकार यहाँ एक पॉइंट और देखते हैं हम। यही करनी घात n है और आधार 1, तो हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि 1 की घात 1/n, मतलब कि जो करनी घात होती है वो हमेशा बटे में आती है। तो ये जो अभी हमने किया करनी
करने घात 5 अंडर रूट 32, इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, करने घात 5 अंडर रूट 32 तो हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं कि ये 2 की घात 5 हो गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा 1/n है, तो ये 1 कहाँ से आया, ये आधार की घात है, आधार की घात बटे करनी घात। तो यहाँ आधार की घात क्या है 5, तो 2 की घात 5 बटे करनी घात क्या है 5, तो 5 से 5 कैंसिल, हमें प्राप्त हुआ 2 की घात 1 अर्थात 2। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से कुछ कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए हम एज ए फॉर्मूला कुछ चीज़ें नोट कर लेते हैं। जैसे हमें करना है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है। उसी क्रम में हम देखते हैं कि अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ये हमने कैसे ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया और ये प्राप्त। अब जैसे कि हम जानते हैं यहाँ करनी घात क्या है 2 और इस संख्या की पूरी की घात कितनी है 2, तो यहाँ भी इस तरह से भी ये कैंसिल हो जाता है और हमें प्राप्त होता है a। इसी प्रकार हमें यहाँ b प्राप्त होता है प्लस 2 और अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। यहाँ करनी की घात समान है इसलिए हम इसको अंडर रूट a b लिख सकते हैं, देखिए प्राप्त होता है। इसी प्रकार अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी को बी का होल स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए। इसी तरह से अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। नोट करें, वास्तविक संख्याएं। जैसे हम दो वास्तविक संख्याओं का गुणा करते हैं, एक वास्तविक संख्या है a जिसकी घात है n और दूसरी वास्तविक संख्या भी a है परंतु इसकी घात है n। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन वास्तविक संख्याओं का आधार a और घात n वो n है, इनका हमें गुणनफल करना प्राप्त करना है। तो हम कहेंगे a की घात n प्लस n अर्थात गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं यदि आकार समान हो तो। दूसरा, यदि हम इन संख्याओं को एक दूसरे से विभाजित करते हैं, a की घात n को a की घात n से विभाजित करते हैं तो घातें घट जाती हैं, अंश की घात से हर की घात माइनस हो जाती है। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a की घात 1 बटे n माइनस n। इसी तरह से यदि हमें a की घात n दिया हुआ है तो हम उसे a की घात 1 बटे n लिख सकते हैं या a की घात माइनस n भी लिख सकते हैं। दोबारा से देखें, a की घात n यदि हमें दिया हुआ है तो हम उसे 1 बटे a की घात माइनस n लिख सकते हैं। मतलब इस संख्या
आगे देखते हैं। यदि हमें इस तरह से दिया हुआ है a बटे b की घात n गुणा a बटे b की घात n, तो हम उसे लिख सकते हैं a बटे b की घात n प्लस n। और यदि हमें दिया हुआ है a बटे b की घात n, तो हम उसे लिख सकते हैं b बटे a की घात माइनस n। यानी यदि अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाए तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को रोम करने के बाद हम आगे देखते हैं और आपकी प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भैया चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 प्रारंभ करते हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, प्रत्येक परिमेय संख्या है और हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या किस प्रकार की होती है। तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्णांक है, एक वास्तविक संख्या है या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं में आती है। बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्राकृतिक संख्या ये 1 2 3 4 ये संख्या होती है। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। इनमें 1/2 1/3 1/4 5/6 ऐसी संख्याएं नहीं आती, परंतु वास्तविक संख्याओं में ये संख्याएं भी आती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है ठीक एक परिमेय संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। चौथा ऑप्शन है, केवल परिमेय संख्या होती हैं तथा कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि यदि हम सिर्फ 1 और 2 की ही बात करें तो 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 और इसी तरह से हम अनंत तक चलते जाएं तो हमें अनंत परिमेय संख्याएं 1 और 2 के बीच में प्राप्त होंगी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। किस तरह का नहीं हो सकता? तो ये हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। तो शांत हो सकता है, ये सही है। दूसरा है अशांत, अशांत भी हो सकता है। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती भी हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती मतलब कि संख्याएं बार बार रिपीट ना होना, जो कि और इस प्रकार की संख्याएं जिनमें अंक बार बार रिपीट नहीं होते दशमलव के बाद, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दो अपरिमेय
अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल किस तरह का हो सकता है? सदैव एक परिमेय संख्या हो सकता है, सदैव एक अपरिमेय संख्या, सदैव एक पूर्णांक, या कभी परिमेय कभी अपरिमेय संख्या। तो जैसे कि हम जानते हैं अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए तो हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, उनको जोड़ा जाए तब भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, घटाया जाए या भाग किया जाए हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन ए सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। एक परिमित दशमलव 1.41421 अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती। तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या अंडर में लिखी हुई है और पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है और उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन डी सही है। साधारण रूप से हम √2 का मान 1.41421 लेते हैं, लेकिन वो हम उस स्थिति में लेते हैं जब हमें कोई कैलकुलेशंस करनी हो, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है और अशांत अनावर्ती संख्या के साथ किसी संख्या का गुणनफल या जोड़ घटाव भाग करना संभव नहीं है, इसलिए हम इसका मान दशमलव के बाद 2 या 3 स्थान तक ही लेते हैं। तो ये इसका पूर्ण रूप नहीं है। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये और भी आगे तक जाता है, मतलब कि अशांत अनावर्ती होता है। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? √4/9। तो √4/9 हमें पता है कि √4 का वर्गमूल होता है 2 और 9 का होता है 3। तो √4/9 को हम 2/3 लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से √12/√3, तो √12/√3, √12 को हम √4 गुणा √3 भी लिख सकते हैं बटे √3। √3 से √3 कैंसिल, बचा √4 और √4 का वर्गमूल होता है 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। √7, इसे हम वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब कि ये एक अपरिमेय संख्या है। √81 का वर्गमूल होता है 9। तो यहाँ हमने देखा कि a एक परिमेय संख्या है, b एक परिमेय संख्या है और d 9 प्राप्त हुआ, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ केवल एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई √7, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद। आगे प्रश्नावली में से जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, और अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें, हम उन क्वेश्चंस को कराएंगे और बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे।